इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिवसेना के साथ साथ शिवसेना प्रमुख की बात अगर मैं करूं, बाला साहब ठाकरे की बात करूं, तो उनके बीच और शरद पवार के बीच बहुत अच्छा तालमेल हुआ करता था एक जमाने में जब वो जिंदा थे, जीवित थे। लेकिन उसके बाद भी शिवसेना और एनसीपी के बीच में तालमेल हमेशा अच्छा ही रहा। क्या ऐसी संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं कि मुख्यमंत्री पद और उसके साथ साथ सरकार बनाने के लोभ में शिवसेना एनसीपी के साथ जाना पसंद करे? क्योंकि इसकी संभावनाएं भी हो सकती हैं। अजय जी, राजनीति में संभावनाएं तो अपार होती है, लेकिन जिस तरह से केंद्र में मोदी सरकार है उसको देखते हुए उद्धव ठाकरे ऐसा कोई कदम उठाएंगे ऐसा मुझे तो नहीं लगता। और दूसरा ये है कि मोदी सरकार की अब तक की रणनीति देखते हुए ये होने भी बीजेपी नहीं देगी, क्योंकि महाराष्ट्र जैसा एक मजबूत राज्य, मुंबई जिसकी राजधानी हो, वो अपने हाथ से जाना बीजेपी इस वक्त उसको ठीक नहीं लगेगा। और इसलिए ये पूरी तरह से शिवसेना को पता है और इसलिए शिवसेना अपनी न्यूसेंस वैल्यू जो है वो बढ़ाना चाहती है। 2014 में शिवसेना की सीटें कम आई थी, एनसीपी ने अचानक बीजेपी को सपोर्ट किया था, इसलिए विपक्ष का पद शिवसेना को शुरुआत में लेना पड़ा था। बाद में शिवसेना सरकार में शामिल हुई, लेकिन उसको होम मिनिस्ट्री नहीं मिली, एनर्जी मिनिस्ट्री नहीं मिली, बहुत ही कम महत्व के पद जो है मंत्रालय के वो उनको मिले। तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे अभी अपना जोर आजमाइशी करना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा मलाईदार जो खाता है वो अपनी पार्टी की तरफ खींचना चाहते हैं। बिल्कुल सुभाष, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन अजय जी, जिस तरह से शुरुआत में हम देख रहे थे, जो रुझान आ रहे थे, उस तरह से लग नहीं रहा था कि शिवसेना वाकई में इस स्थिति में आ जाएगी कि वो इतना नेगोशिएट कर पाएगी। और फिर संजय राउत का बड़ा बयान सामने आता है कि नंबर्स अच्छे हैं, 50-50 के फॉर्मूले पर बात हो सकती है। और अब तो उप मुख्यमंत्री भी नहीं, सीधा मुख्यमंत्री। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि गठजोड़ का बहुत बड़ा फायदा आज शिवसेना को मिलता दिखाई दे रहा है। दरअसल अगर आप 2019 के लोकसभा के चुनाव को देखें तो उसमें जो लोकसभा के जो रुझान आए थे, अगर उसको असेंबली सीट्स में आप कन्वर्ट कर दें तो दरअसल शिवसेना 107 सीटों पर अपनी बढ़त बना रही थी 2019 के लोकसभा के चुनाव में, और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी 122 सीटों पर ही बढ़त बना पा रही थी, जो कि 2014 के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ रहे थे। तो अगर उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो अभी शिवसेना को जरा नुकसान है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठजोड़ है उसका बहुत बड़ा फायदा आज शिवसेना को मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वेणु साहब, अगर हम थोड़ी चर्चा को आगे बढ़ाएं, जो रुझान अभी सामने आ रहे हैं, क्या ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन मुद्दों को अपना कोर इशू माना, जिसको लेकर वो जनता के बीच में पहुंचे, धारा 370, एनआरसी, राष्ट्रवाद, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना, ये तमाम बातें लोग सुनते हुए भी शायद राज्य के चुनाव में अनसुना कर गए? क्या ये कहा जा सकता है? ये कहना कि भाई बिल्कुल अनसुना कर गए, मैं ये तो दावा नहीं करूंगा, मगर ये जरूर है, जैसे आपने कहा कि एक ही मुद्दे को कितनी बारी धोगे आप। एक नींबू से जूस एक बारी, दो बारी, तीसरी बारी अगर उसी नींबू को निचोड़ोगे नहीं निकलेगा। और खासकर इस बार इन्होंने जैसे पीओके में जो एक एक्शन किया इलेक्शन के एक दिन पहले, वो उसका मकसद ये था कि हरियाणा में हर एक फैमिली से एक आदमी आर्मी में होता है। मुझे लग रहा है उसका कोई असर ही नहीं हुआ है इसमें। तो ये मुझे अब ऐसा लग रहा है कि आगे जाके बार बार यही अगर जो मेजॉरिटेरियन ठीक है, जो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं काट के हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, उधर बीजेपी की ओर से भी कोशिशें लगातार जारी है। मनोहर लाल खट्टर को दिल्ली तलब किया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने मनोहर लाल खट्टर से बात की है। इधर हरियाणा बीजेपी के जो दूसरे नेता है वो भी बातचीत उनसे कर रहे हैं। नरेंद्र तोमर ने बातचीत की पूरी जानकारी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को दी है। लेकिन वहीं अगर बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो वो भी रोहतक में जो कांग्रेस दफ्तर है वहां पर पहुंचे हैं और थोड़ी ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर करने वाले हैं। तो दोनों ही तरफ से जोर आजमाइश जो है राहुल जी, वो यहां पर चल रही है। और अभी थोड़ी देर पहले मैं जिसका जिक्र कर रही थी, आया राम गया राम पॉलिटिक्स हरियाणा से ही शुरू हुई थी, तो वो रिजोर्ट पॉलिटिक्स की ओर अब जा रहे हैं। मतलब बैकडोर तो चल ही रहा है, सामने अभी भले ही नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम अब देखिए, हरियाणा में ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। अभी आप शायद 40 से 42 जो बीजेपी की यहाँ सीटें दिख रही हैं, एक दूसरे चैनल पर ये 36 और 32 का आंकड़ा चल रहा है, यानी 32 पे कांग्रेस, 36 पे बीजेपी। तो सबके ठीक है, अलग अलग अपने आकलन या आंकड़े होते हैं, वो थोड़ी देर में पता चल जाएगा, उसमें 1-2 घंटे लगेंगे अभी। लेकिन वहाँ कुछ भी हो सकता है। हरियाणा में खास तौर पर
विचारधारा का और राजनीतिक विचारधाराओं का कोई खास महत्व रहता नहीं है। आयाराम गैराम के युग से जो शुरू हुआ है, वहाँ पर सत्ता में ज़्यादा समय तक मतलब मलाई वाला मामला है। अभी मलाई का शब्द का इस्तेमाल हुआ था, मलाईदार मंत्री पदों की बात हुई थी। तो इसलिए दुष्यंत चौटाला को अभी ये देखना होगा कि उनके दूरगामी हित किस उसमें। अभी वो एक नए नेता के रूप में उभरे हैं, युवा जाट नेता के रूप में उभरे हैं। उनको अपना एक करियर बनाना है। वो करियर तभी अच्छा बनेगा जब उनको खुलकर खेलने का मौका मिलेगा। और उनकी अभी इसी उस पर जाटों के बीच में नेतृत्व की कोई लड़ाई ना हो जाए, इसकी संभावना अभी लगता है कि बीजेपी में उनको ज़्यादा दिखेगी। क्योंकि कांग्रेस में पहले ही भूपेंद्र हुड्डा जैसा एक बहुत ताकतवर और मजबूत, जिसने ताकत अपनी साबित की है, वो नेता वहाँ पे मौजूद हैं। तो वो अगर उप मुख्यमंत्री भी बन जाएं कांग्रेस के भी, तो भी उनको खुलकर खेलने का उतना मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक आपसी खींचतान वहाँ हमेशा रहने वाली है। लेकिन राहुल जी, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में कम है। और बीजेपी के लिए वो जो एक गैर जाट वाली उसकी छवि बनी, उससे उसको फायदा भी हुआ, लेकिन वो एक कमी है उसके भीतर, उसको दुष्यंत चौटाला पूरा कर सकते हैं।